हेलो गाइस, मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के फर्स्ट 2 एपिसोड्स रिलीज हो गए हैं। ये सीरीज मॉन्स्टरवर्स की पहली लाइव एक्शन सीरीज है। इससे पहले 4 मूवीज और एक एनिमेटेड सीरीज भी रिलीज हो चुकी है। पर क्या आपको इस सीरीज से पहले बाकी सारी मूवीज देखना जरूरी है? और ये सीरीज मॉन्स्टरवर्स की टाइमलाइन में कहाँ टेक प्लेस करती है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, मेरा नाम है निहाल और आपका स्वागत है एनीथिंग हिंदी में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के फर्स्ट 2 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स मॉन्स्टरवर्स का 6th प्रोजेक्ट है। मॉन्स्टरवर्स में इससे पहले 2014 में रिलीज हुई गॉडजिला, 2017 में आई कॉन्ग स्कल आइलैंड, 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और 2021 में रिलीज हुई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवीज शामिल हैं। इनके अलावा नेटफ्लिक्स में इसी साल रिलीज हुई एनिमेटेड स्पिन ऑफ सीरीज स्कल आइलैंड भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। इस सीरीज की टाइमलाइन 1952 से 2015 के बीच की है, इसलिए आपको एटलीस्ट 2014 वाली गॉडजिला मूवी और 2017 में आई कॉन्ग स्कल आइलैंड देखना जरूरी है। कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी 1973 में सेटअप है। बाय द वे, अगर आपको मॉन्स्टरवर्स को समझना है तो बाकी मूवीज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में रिलीज हुई मूवीज में ही मोनार्क और ये जाइंट मॉन्स्टर्स और इवन हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट पर बात की गई है, तो ये मूवीज जरूरी है। पर इस सीरीज के लिए सिर्फ 2014 वाली गॉडजिला और 2017 वाली कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी काफ़ी है। बाकी रेफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं इस सीरीज़ में आगे वाली मूवीज़ के, जो ऑब्वियसली इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे स्टोरी में। एपिसोड के बारे में बात करने से पहले मॉन्स्टरवर्स में मोनार्क के बारे में भी जान लेते हैं। मोनार्क असल में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन जाइंट मॉन्स्टर्स के बारे में सीक्रेटली स्टडी करती है। इनका मानना है कि हजारों साल पहले ये जाइंट मॉन्स्टर्स अर्थ की सरफेस में ह्यूमंस के साथ रहते थे और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन टाइम के साथ अर्थ के सरफेस में रेडिएशन कम होता चला गया और ये मॉन्स्टर्स अर्थ के कोर से रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस के नीचे चले गए। रेडिएशन ही इन जाइंट मॉन्स्टर्स का एनर्जी सोर्स है। बाय द वे, इस यूनिवर्स में इन जाइंट मॉन्स्टर्स को टाइटन भी कहा जाता है। सो नाउ फर्स्ट एपिसोड आफ्टरमैथ की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड के एक फुटेज से। इस फुटेज में हम लोग कॉन्ग को भी देख सकते हैं और ये सीन कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में भी दिखाया गया है। लेटर हम देखते हैं बिल रैंडा को, जो ये फुटेज रिकॉर्ड कर रहा होता है। इनको हमने कॉन्ग स्कल आइलैंड में भी देखा है। बिल अपनी जान बचाते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में आता है। ये सेम कॉन्ग स्कल आइलैंड वाला ही आइलैंड है और इसमें एक जाइंट स्पाइडर भी यहाँ आ जाती है। कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में हमने इस जाइंट स्पाइडर को मरते हुए भी देखा है। जब इनको जान बचाने का कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता तो ये अपना कैमरा और कुछ ज़रूरी फाइल्स एक बैग में रखते हैं और बैग को पानी में फेंक देते हैं। ये बैग 2013 में एक फिशरमैन को मिलता है और इंट्रो के बाद हम लोग अब 2015 में आ जाते हैं। इस एपिसोड में 1959 और 2015 की स्टोरी साथ साथ में चलती है, इसलिए हम पहले 2015 की स्टोरी देखते हैं, फिर 1959 की। 2015 में हम देखते हैं केट को, जो अपने फादर के डेथ के बाद सैन फ्रांसिस्को से उनके होम टाउन टोक्यो आती है। अगर आपने गॉडजिला मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि मूवी में 2014 में सैन फ्रांसिस्को और टोक्यो में ही जाइंट मॉन्स्टर्स डिस्ट्रक्शन करते हैं। केट अपने फादर के अपार्टमेंट में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की ऑलरेडी एक फैमिली उनके अपार्टमेंट में रह रही है। यहाँ हम मिलते हैं एमिको और केंटारो से, जो केट के फादर की सेकंड वाइफ और सन है। अपने फादर की सेकंड फैमिली को देखकर केट और केंटारो को बहुत गुस्सा आता है। केट वापस सैन फ्रांसिस्को लौटने का डिसाइड करती है। इसी बीच टोक्यो में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और सबको सेफ प्लेस ले जाया जाता है, जहाँ केट के एक फ्लैशबैक सीन में हमें पता चलता है कि 2014 वाली गॉडजिला मूवी में जो गॉडजिला का एक ब्रिज डिस्ट्रॉय करने वाला सीन है, वहाँ पर केट भी होती है। इस ब्रिज वाले सीन में स्कूल बसेस में बच्चों और बड़ों को सेफ जगह ले जाया जा रहा होता है, जिनमें से एक बस में केट भी होती है। गॉडजिला की अटैक की वजह से केट वाली बस ब्रिज से नीचे गिर जाती है। केट बस से बाहर निकल आती है। इमरजेंसी अलार्म ऑफ होने के बाद केट वापस लौटने के लिए बाहर आती है, लेकिन केंटारो केट को उसके फादर की कुछ चीज़ें दिखाने के लिए इंसिस्ट करता है। अपने फादर के ऑफिस में केट को एक हिडन सेफ मिलती है। केट जब उसको खोलती है तो उसमें वही बैग निकलता है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में बिल रैंडा ने स्कल आइलैंड से फेंका होता है। उस बैग में कुछ पुराने टाइम की कैसेट्स होती हैं, जिन्हें देखने के लिए केंटारो अपनी फ्रेंड मे के पास ले जाता है। मे उन कैसेट्स को डिक्रिप्ट करती है और देखती है कि कैसेट्स में मोनार्क की बहुत सी सीक्रेट फाइल्स और इमेजेस होती हैं। मे जैसे ही उन कैसेट्स को अपने सिस्टम में डिक्रिप्ट करती है, इसके बारे में मोनार्क के ऑफिस में लोगों को पता चल जाता है। मोनार्क का एक एम्प्लॉय टिम इस मैटर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
ये फाइल्स देखकर केट और केंटारो समझ जाते हैं कि उनके फादर भी मोनार्क में काम करते थे। केट बताती है कि सैन फ्रांसिस्को के इवेंट्स के 5 दिन बाद केट के फादर उससे मिलने रिलीफ कैंप में आते हैं और फिर बिना बताए कहीं चले जाते हैं। और फिर एक हफ्ते बाद केट को पता चलता है कि उसके फादर किसी प्लेन में थे जो एक स्टॉर्म में डिसअपीयर हो गया और उस प्लेन के बारे में कभी पता नहीं चला। इसी बीच केट की नज़र मोनार्क की फाइल्स में एक इमेज पर पड़ती है और ये इमेज केट की ग्रैंडमदर म्यूरा की होती है। एपिसोड में 2015 की स्टोरी यहीं पर फिनिश हो जाती है। 1959 की स्टोरी कजाकिस्तान में स्टार्ट होती है। एक कार में हम बिल रैंडा, ली शॉ और म्यूरा को देखते हैं। आपको बता दें कि बिल रैंडा वही एपिसोड की स्टार्टिंग में बैग फेंकने वाला बिल ही है, लेकिन वो इवेंट 1973 में होता है और ये भी 1959 चल रहा है। साथ ही में ये म्यूरा वही है जिसे केट अपनी ग्रैंडमदर बताती है। और हाँ, बिल रैंडा ही केट और केंटारो के ग्रैंडफादर भी हैं। ये तीनों लोग रेडिएशन को फॉलो करते हुए किसी टाइटन को ढूंढने जा रहे होते हैं। ली कहता है कि ऐसा कुछ वो लोग पहली बार नहीं देखने जा रहे हैं, जिसका मतलब इन लोगों का टाइटन से पहले भी एनकाउंटर हो चुका है, जो हम लोग सेकंड एपिसोड में देखते हैं। अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ कोई रेडिएशन ही नहीं है और अपने आप को ये लोग एक ओल्ड फैक्ट्री के पास पाते हैं। ओल्ड फैक्ट्री के नीचे की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये लोग कुछ धमाके भी करते हैं। फैक्ट्री के अंदर जाकर इन लोगों को कुछ अजीब सा एलियन एम्ब्रियो नज़र आते हैं, जिनका सैंपल लेने के लिए म्यूरा और ली नीचे जाते हैं। नीचे जाते ही एम्ब्रियो से अजीब से क्रिएचर्स बाहर आने लगते हैं और जिससे पहले म्यूरा अपनी रस्सी की मदद से ऊपर आए, वो क्रिएचर्स म्यूरा को कैप्चर कर लेते हैं और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सेकेंड एपिसोड डिपार्चर की स्टार्टिंग 1952 में होती है, जब ली शॉ को यूएस आर्मी एक जापानीज साइंटिस्ट को सिक्योरिटी देने के लिए फिलीपींस भेजती है। ये जापानीज साइंटिस्ट म्यूरा ही होती है और ली शॉ म्यूरा से फिलीपींस में पहली बार मिलता है। हम लोग नोटिस करते हैं कि ली को शुरू में बिलीव ही नहीं होता एक वुमेन साइंटिस्ट भी हो सकती है। म्यूरा ली को अपनी रिसर्च करने के लिए एक फॉरेस्ट में ले जाती है। म्यूरा वहाँ पर रेडिएशन टेस्ट कर रही होती है कि वहाँ पर बिल रैंडा भी आ जाता है। बिल से ये दोनों पहली बार मिलते हैं। म्यूरा बताती है कि वो रेडिएशन की हेल्प से यहाँ की अनयूजुअल एक्टिविटीज़ के बारे में रिसर्च कर रही है और बिल बताता है कि वो इन क्रिएचर्स के बारे में स्टोरी सुनकर यहाँ रिसर्च करने आया है। म्यूरा बिल को अपनी रिसर्च में शामिल करने को कहती है, पर ली मना करता है और वापस लौट जाता है। बिल म्यूरा को अपने साथ यूएसएस लॉटन के रैकेज के पास लेकर आता है। बिल बताता है कि ये शिप 1943 में यहाँ से 5000 मील दूर गायब हुई थी और बिल भी उसी टाइम इसी शिप में था और अकेला सर्वाइवर था। दोनों लोग और रिसर्च करने के लिए इस शिप के अंदर जाते हैं और वहाँ लौटते वक्त ली को आसमान में अजीब सी लाइट्स नज़र आती हैं, जिसको देखकर ली म्यूरा और बिल के पास वापस लौटने लगता है। शिप के अंदर बिल और म्यूरा को बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें देखकर दोनों शिप से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी एक जायंट क्रिएचर शिप में अटैक कर देता है और ली वहां आकर दोनों की शिप से निकलने में मदद करता है। ली, म्यूरा और बिल पहली बार एक टाइटन को देखते हैं और उनकी रिसर्च सक्सेसफुल होती है। यहाँ 2015 में केंटारो अपने फादर के ऑफिस में आता है और उसे एक ड्रॉअर में एक मोनार्क के सिंबल वाली फाइल मिलती है, जिसमें ली शॉ के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी फाइल में ली को एक पुराना वीडियो टेप भी मिलता है। केट वापस लौटने के लिए सबवे स्टेशन आती है, लेकिन यहाँ मोनार्क का एम्प्लॉय टिम भी आ जाता है। वो केट से कहता है कि वो खतरे में है और उसे बचाने के लिए मोनार्क की सारी फाइल्स टिम को दे देनी चाहिए। केट किसी तरह वहाँ से निकलती है, पर टिम उसे किडनैप कर लेता है, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। केट अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पुलिस भी मदद करने से मना कर देती है। केट बचने के लिए मे के अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ भी टिम पहले से ही पहुँच चुका होता है, लेकिन मे उसे वहाँ से बचाकर बाहर निकाल लाती है। यहाँ टिम केंटारो के घर भी फाइल्स के लिए आ जाता है, लेकिन केंटारो की मदर उसे वहाँ से भागने में मदद करती हैं। केंटारो केट और मे से मिलता है और तीनों भागने का प्लान करते हैं। केंटारो दोनों को लेकर ली से मिलने एक रिटायरमेंट होम आता है। यहाँ ओल्ड ली का रोल कर्ट रसल प्ले कर रहे हैं, जो यंग ली का रोल प्ले करने वाले वियार्ट रसल की रियल लाइफ में फादर है। ली शॉ रिवील करते हैं कि ये एक रिटायरमेंट होम नहीं बल्कि एक प्रिजन है, जो मोनार्क ने उन्हें यहाँ रखने के लिए बनवाया है। ली इन्हें ऑफर करता है कि वो इनके फादर की मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, पर ये लोग साथ हो जाएं तो, जिस पर तीनों लोग एग्री कर लेते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब सवाल ये आता है केंटारो को ली की लोकेशन कैसे पता है, तो इसका आंसर हमें इस सीन में मिलता है, जहाँ केंटारो को अपने फादर के ऑफिस में ली के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट इस रिटायरमेंट होम के बारे में भी होता है।
सीरीज में कुछ फ्लॉज भी हैं, जिसमें सबसे मेजर फ्लॉ है कैरेक्टर्स की एजेस का। 1959 में बिल रैंडा की एज अराउंड 30s में नज़र आती है, लेकिन वहीं सिर्फ 14 ईयर्स में यानी 1973 में वो 60s के नज़र आने लगते हैं। जबकि ली शॉ, जिनका बर्थ ईयर 1924 बताया गया है सीरीज़ में, वो 2015 में 91 ईयर्स के होने चाहिए, पर वो सिर्फ 70s के नज़र आते हैं, जो कि शायद एक मेजर मिस्टेक है सीरीज़ के हिसाब से। बाकी सीरीज़ ठीक ठाक है। सेकंड एपिसोड काफ़ी स्लो था और कुछ मेजर नहीं था सेकंड एपिसोड में। आई होप आने वाले एपिसोड में कुछ बेटर देखने को मिले। तो गाइस, ये था मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के पहले 2 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।